हाय एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। तो ये कैपेसिटर का पार्ट नंबर 7 है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक वाला टॉपिक देखा था, जहाँ पे हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरह से हम लोग बैटरी को कनेक्ट करते हुए और बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के बाद जब डाइलेक्ट्रिक भरते हैं तो 4-5 क्वांटिटी जो हमारी होती हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज या इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, इन सब चीज़ों पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो सारे कॉन्सेप्ट में समझा दिए थे। उसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो मैंने आप लोगों को करा दिए थे। होमवर्क से वहाँ पे एक क्वेश्चन दिया था, ये वाला क्वेश्चन भी वहाँ पे था। मैंने आप लोगों को बोला था कि ये क्वेश्चन बाद में आपको एक बता दूंगा कि किस तरह से इसको करना था, एक बार देख लो उसको। टू सर्कुलर मेटल प्लेट्स ईच ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 mm। हमारे पास सर्कुलर प्लेट्स हैं तो एक 10-10 सेंटीमीटर रेडियस है उन प्लेट्स की, मतलब इस तरह से कुछ प्लेट्स हमारे पास लगी हुई हैं। दो सर्कुलर प्लेट्स हैं, उनके बीच में गैप कितना है? गैप है उनके बीच में 1 mm का कुछ ऐसी गैप होगा, ठीक है। ये गैप है हमारा 1 mm का। तो पूछा है व्हाट काइंड ऑफ कैपेसिटर डू दे मेक, तो ये किस तरह का कैपेसिटर बनाएंगे? तो भैया ये जो बना रही हैं दे आर फॉर्मिंग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट ही तो है तुम्हारे पास, वो दोनों की दोनों पैरेलल प्लेट कैसी हैं? ये दोनों की दोनों पैरेलल प्लेट हमारे पास गोल है, मतलब सर्कुलर शेप की हैं। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमारे पास डिजाइन हुआ है यहाँ पे। और ये पूछा है इसका एक एप्लीकेशन बताओ, तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहाँ पे यूज़ करते हैं? ये हम लोग एक एलसी सर्किट में यूज़ करते हैं। जब एक एलसी सर्किट डिज़ाइन होता है, एलसी सर्किट पे मतलब क्या कि इस कैपेसिटर को अगर हम एक इंडक्टर के साथ जोड़ दें, ये मेरा कैपेसिटर है, इसको अगर मैं चार्ज करके एक इंडक्टर के साथ ऐसे जोड़ दूं, इंडक्टर मतलब एक तरह की कॉइल को आपने बना दिया, तो ये कैपेसिटर मेरे पास हो गया, मेरे पास इंडक्टर हो गया। तो अगर कैपेसिटर यहाँ पे पूरी तरह से चार्ज होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो चार्ज इस पूरे सर्किट में ऑसिलेट करता रहता है। तो हम लोग ऑसिलेटिंग एलसी सर्किट इससे डिज़ाइन कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएम वेव प्रोड्यूस कर सकते हैं हम लोग। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या लिखोगे कि दिस टाइप ऑफ कैपेसिटर कैन बी यूज्ड विद एन इंडक्टर टू मेक एन ऑसिलेटरी सर्किट, ठीक है, जिसमें चार्ज ऑसिलेट होता है। चार्ज ऑसिलेट होगा तो वहाँ पे क्या बनेगी? उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हो जाएंगी। इसके बाद हमारे पास क्या है? इफ द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द प्लेट्स इज इंक्रीज बाय अ फैक्टर √2। रेडियस को हमने कितना कर दिया? √2 के फैक्टर से इंक्रीज कर दिया। यानी अगर पहले रेडियस r थी तो r डैश कितना है? √2 टाइम्स ऑफ r है, एक तो ये बोला है इसने। एंड दियर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन डिक्रीज टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। प्लेट के बीच में जो गैप था उसको पहले से कितना कर दिया गया? आधा कर दिया गया है। तो आपसे पूछा है कैलकुलेट द रेशो ऑफ कैपेसिटेंस इन 2 केसेस। तो कैपेसिटेंस का रेशो निकालना है। तो स्टार्टिंग में जब कुछ भी नहीं किया था तो वहाँ पे कैपेसिटेंस कितनी आएगी? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ये फॉर्मूला होगा। यहाँ पे एरिया क्या लिखोगे? प्लेट सर्कुलर शेप की हैं तो सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो A की जगह पाई आर स्क्वायर आ गया अपॉन में D। ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। अब जब आपने इसकी रेडियस को √2 टाइम्स कर दिया और डिस्टेंस प्लेट के बीच में हाफ कर दी तो क्या लिखोगे? C डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट पाई। आर की जगह क्या लिखोगे? √2r। तो आर स्क्वायर की जगह √2r का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में क्या? डी डैश। डी डैश की जगह कितना आएगा? d/2। इसको सॉल्व कर लो तो C डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो √2 का स्क्वायर हमारे पास 2 हो जाएगा तो वो बाहर आ गया। और जो ये नीचे वाला 2 है ये भी ऊपर जाने वाला है, यहाँ से एक 2 जनरेट होगा, एक ही ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 4 एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर अपॉन डी। और ये वाली वैल्यू किसकी हो गई? यहाँ से ये C की वैल्यू हो गई। तो C डैश कितना हो गया? 4 टाइम्स ऑफ C हो गया। आपसे रेशो निकाला था दोनों केसेस में, तो रेशो कितना आ जाएगा? देयरफॉर C अपॉन C डैश इज इक्वल टू 1/4। समझ में आ रही है ना बात? तो इस तरह से फाइनली हमारे पास आंसर आ गया, क्योंकि यहाँ से C अपॉन C डैश करोगे तो 4 उधर चला जाएगा तो 1/4 वैल्यू आएगी। तो कैपेसिटेंस का रेशो निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोगों को थोड़ा सा ही ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर प्लेट्स हैं तो एरिया को पाई आर स्क्वायर से रिप्लेस करके उसी के अकॉर्डिंग में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जिन्होंने कर लिया था बहुत अच्छी बात है, देख लेना, इस तरह से उसको आंसर करना था। एप्लीकेशन मैंने तुम्हें समझा दिया, एलसी ऑसिलेटिंग सर्किट में इसको यूज़ किया जाता है, जो आप ऑल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में पढ़ोगे भी। चलो अब बात करते हैं अपने अगले टॉपिक पे, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कि अगर हम लोग दो से ज़्यादा कैपेसिटर को आपस में, दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर को आपस में कंबाइन कर दें तो पूरा एक नेटवर्क जनरेट हो जाएगा कैपेसिटर का, जिसको हम कैपेसिटर बैंक भी बोलते हैं। तो उस सिचुएशन में सीरीज कॉम्बिनेशन बनता है, कहीं पे पैरेलल कॉम्बिनेशन बनता है, कहीं पे मिक्स कॉम्बिनेशन बनता है, मतलब सीरीज भी होगा पैरेलल भी होगा। तो आप लोगों ने रजिस्टर पढ़े थे 10th क्लास में, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन रजिस्टर का। इसी तरह से कैपेसिटर का भी सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरह के फॉर्मूले डिज़ाइन होते हैं, उसको समझ लेते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में दो कॉम्बिनेशन आएंगे, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो डायरेक्टली शुरू करते हैं सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन से, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन शॉर्ट में लिख रहा हूँ कैपेसिटर का, आपको सबसे पहले मैं सीरीज कॉम्बिनेशन सिखा रहा हूँ कि कैसे बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम होता है, ऑब्वियसली बात है, तो डायग्राम बनाते हैं। 3 कैपेसिटर के लिए मैं डिज़ाइन कर लूँगा, उसी से हमारी बात समझ में आ जाएगी।
तो मैं 3 कैपेसिटर का जोड़ा मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, सीरीज में 3 कैपेसिटर को लगा दूंगा। एक इसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे इस पूरे सेटअप को चार्ज करने के लिए, एक स्विच हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया ऑन ऑफ करने के लिए, और ये मेरे पास इस तरह सेटअप बन गया। सपोज ये V वोल्ट की बैटरी है, ये आपके पास स्विच है, इसको मैंने ऑन कर दिया, ये आपकी की है। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है, ये C1 कैपेसिटेंस है, ये C2 कैपेसिटेंस है और ये C3 कैपेसिटेंस है। अब देखो बैटरी से चार्ज चलेगा, यहाँ करंट यूज़ नहीं करते, क्या यूज़ करते हैं, चार्ज यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कॉन्सेप्ट है यहाँ पे Q इज इक्वल टू CV वाला। तो कैपेसिटेंस होती है, वोल्टेज होती है और चार्ज होता है, तो यहाँ से चार्ज चलना स्टार्ट करेगा। अब यही चार्ज फर्स्ट वाले कैपेसिटर में से होके जाएगा, यही चार्ज सेकंड वाले में से होके जाएगा, यही चार्ज थर्ड वाले में से होके जाएगा और घूम के वापस आ जाएगा। तो Q अमाउंट ऑफ चार्ज ने चलना स्टार्ट करा, तीनों से पास आउट होके गया, घूम के चार्ज वापस आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस तीनों प्लेट पे कैसा, मतलब तीनों के तीनों कैपेसिटर की प्लेट्स पे कैसा होगा, अलग अलग होगा। किस तरह से कि सपोज हमारे पास यहाँ पे तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V1 हो गया फर्स्ट वाले कैपेसिटर के अक्रॉस, सेकंड वाले कैपेसिटर के अक्रॉस कितना हो गया, V2 हो गया, और थर्ड वाले कैपेसिटर के अक्रॉस कितना हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, ये V3 आ गया। तो इस तरह से V1, V2 और V3 पोटेंशियल डिफरेंस हो गए कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस। जब उनको चार्ज किया हुआ होगा तो इस तरह से प्लस माइनस भी शो कर देना, भाई कैपेसिटर चार्ज होंगे तो प्लस माइनस नजर आएंगे ना, मतलब ये चार्ज है तो इसको शो करने के लिए ऐसे दिखा देना, खाली कैपेसिटर मत दिखाना। ठीक है भाई, ऐसे हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें इस नेटवर्क को सॉल्व करके एक इक्विवेलेंट नेटवर्क बनाना है। ये 3 साइन इक्विवेलेंस के होते हैं, मुझे एक ऐसा नेटवर्क बनाना है यहाँ पे कि जहाँ पे मैं इन तीनों कैपेसिटर को हटा के एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर सकूँ, और वो सिंगल कैपेसिटर बिल्कुल वैसे ही बिहेव करे जैसे पूरा सेटअप कर रहा था। समझ में आ रही है ना बात। तो हम लोगों ने बाकी सब सेटअप तो ऐसे कैसे रखा, यहाँ पे इस जगह पे एक ऐसा कैपेसिटर लगा दिया जो तीनों कैपेसिटर के बराबर काम करेगा। ठीक है, तो ये V वोल्ट की वही बैटरी है मेरे पास, बिल्कुल सेम टू सेम। तो अब यहाँ पे ये कैपेसिटेंस कितना है, CS मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में इन तीनों कैपेसिटर्स का इन टोटल हमारे पास कैपेसिटेंस आ गया, यानी ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहा जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों को हटा के एक ऐसा कैपेसिटर कितनी वैल्यू का लगाया जाए जो वही काम करे जो ये तीनों के तीनों मिलके कर रहे थे। तो इसी चीज़ को हमें कैलकुलेट करना है, तो अपने पूरे सर्किट को श्रिंक करके इस फॉर्मेट में सॉल्व करना है ताकि ये सर्किट इस फॉर्मेट में पहुंच जाए। चार्ज वही Q है और पोटेंशियल कितना है, वही V वोल्ट का है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बात ध्यान देने वाली है कि अगर कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो सीरीज में देखो चार्ज सब कैपेसिटर से सेम चल के जाएगा ना, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर के हर एक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज की वैल्यू सेम होती है, जबकि पोटेंशियल तीनों पे कैसा है, अलग अलग है। भाई जैसे रजिस्टर में करंट सेम हुआ करती थी, तो यहाँ पे करंट का रोल चार्ज फॉलो करेगा, यानी यहाँ पे करंट को की जगह चार्ज को यूज किया करेंगे। तो क्या लिखेंगे, इन सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट क्या बनेगा, चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन्स सेम। ठीक है, चार्ज रिमेन्स सेम अक्रॉस ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज की वैल्यू सेम रहने वाली है, वो चेंज नहीं होगी। दूसरी बात क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट अक्रॉस ईच कैपेसिटर, सब में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा क्योंकि सीरीज में पोटेंशियल सेम नहीं हुआ करता, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये दो पॉइंट काम के हुए। अब करते हैं डेरिवेशन स्टार्ट। भाई देखो चार्ज Q था तो चार्ज Q तो सब पे सेम रहा, चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ नहीं, डिस्ट्रीब्यूट क्या हुआ, पोटेंशियल V के 3 टुकड़े हो गए, V1 प्लस V2 प्लस V3, इन तीनों को ऐड करूंगा तो टोटल V के इक्वल आएगा, तो यहीं से डेरिवेशन की शुरुआत हो जाएगी। देयरफॉर V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इस V को कैसे गायब करोगे, फॉर्मूला आप लोगों को पता है, Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV होता है, तो यहाँ से V की क्या वैल्यू आएगी, Q अपॉन C आएगी, तो यहाँ से Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। अब मैंने Q पे Q1 Q2 Q3 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि तीनों पे चार्ज कैसे हैं, कैपेसिटर पे सेम है, बस कैपेसिटेंस इनके डिफरेंट है, तो ये इस फॉर्मेट में लिखा गया। ठीक है, हम लोगों ने क्या करा, इस Q को उठा के इधर ले आए, कॉमन लिया, इसे उठा के नीचे ले आए, तो यहाँ पे क्या बना, 1 अपॉन C1 1 अपॉन C2 1 अपॉन C3। इसको भी क्या करा, इसको ऐसे लिख दिया 1 अपॉन Q अपॉन V। ठीक है, इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, भाई एक ही तो बात है, इसको ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, क्योंकि जाना तो V ऊपर ही है, तो मैंने इसको इस फॉर्मेट में लिख लिया, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3।
अब देखो यहाँ पे ये Q क्या है, टोटल चार्ज है, V क्या है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है। तो Q अपॉन V अगर सॉल्व करूंगा तो Q अपॉन V यहाँ से क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। यानी यहाँ से अगर मैं Q अपॉन V को गायब करूंगा तो सीरीज कॉम्बिनेशन का जो टोटल कैपेसिटेंस है उसके इक्वल होगा। तो Q अपॉन V की जगह क्या आ गया, CS आ गया, यानी टोटल कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो 1/C1, 1/C2 और 1/C3। तो यही हमारे पास फॉर्मूला होता है टोटल हमारे पास, कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास कैपेसिटर्स हैं तो उसको कैसे हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं, 1/, वाला फॉर्मूला काम करेगा। देखो रेजिस्टेंस याद करो, रेजिस्टेंस के केस में ऐसा फॉर्मूला आता है पैरेलल में, तो कैपेसिटर में ऐसा फॉर्मूला आता है सीरीज के अंदर। ठीक है, चलो अब इसके बाद में कुछ ट्रिक्स बात करते हैं, हैंड टू हैंड कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी देख लेते हैं। तो टिप्स एंड ट्रिक्स, उस चीज़ को समझते हैं कैसे काम करेंगे। अगर सपोज करो कि मेरे पास दो कैपेसिटर हैं, सिर्फ दो ही हैं मेरे पास, पैरेलल में दो कैपेसिटर हैं, मुझे बस इन्हीं को पैरेलल की जगह, सॉरी हम सीरीज पढ़ रहे हैं तो पहले सीरीज की बात कर लेते हैं। सीरीज में हमारे पास बस दो ही कैपेसिटर हैं, इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है। मुझे टोटल कैपेसिटेंस निकालना है, तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे, तो 1/CS सीरीज में टोटल निकालना है, तो 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, हमने क्या करा, एलसीएम लिया, तो एलसीएम जब लिया तो यहाँ पे C1 C2 आया, ऊपर C1 प्लस C2 आ गया, पलट दो इसको, तो CS यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आ गया, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। यानी ये बहुत बार यूज़ करा करेंगे, हम लोगों ने 10th में भी इसको काफ़ी बार पढ़ा है कि अगर दो कैपेसिटर, यानी अगर हमारे पास दो चीज़ें वहाँ पे क्या था, पैरेलल में हुआ करती थी तो सिचुएशन में इसको लगाया करते थे। तो अब कैपेसिटर में फॉर्मूले रजिस्टर के उल्टे हैं, तो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में दो कैपेसिटर हैं तो बार बार ऐसे 1/, में लिखने की जरूरत नहीं है, एलसीएम लेने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट इसको यूज़ करना, दोनों कैपेसिटर की मल्टीप्लिकेशन यानी दोनों कैपेसिटेंस की मल्टीप्लिकेशन अपॉन में दोनों का एडिशन, एक तो ये यूज़ हो जाएगी बात। इसके अलावा और क्या हो सकता है, सपोज सीरीज में मेरे पास कैपेसिटर लगे हुए हैं बहुत सारे, ठीक, ऐसे करते करते n नंबर ऑफ कैपेसिटर लगे हुए हैं, सबकी कैपेसिटेंस कैसी है, सेम है, ऐसे n कैपेसिटर सब लोगों ने लगा रखे हैं। तो फिर सॉल्व करेंगे कैसे आएगा, तो सिचुएशन में 1/CS इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C, भाई सारे कैपेसिटेंस सेम वैल्यू के होंगे तो लगेगा, कब तक, n टाइम्स तक। तो 1/CS, भाई देखो 1/C को 2 बार जोड़ोगे तो 2/C, 1/C को 3 बार जोड़ोगे तो 3/C, n बार जोड़ोगे तो n/C, है ना, सीधी सी बात है, n/C हो गया। तो यहाँ से क्या आया, CS, तो यहाँ से CS आया C/n। तो अगर मेरे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में 5 कैपेसिटर लगे हुए हैं, सपोज 5 के 5 कैपेसिटर 10-10 माइक्रोफैरड के हैं, तो 10-10 माइक्रोफैरड के 5 कैपेसिटर लगे हुए हैं, तो मुझे टोटल कैपेसिटेंस निकालना है। तो क्या करूंगा, तो मैं कोई एक सिंगल कैपेसिटर की वैल्यू रखूंगा, लाइक मैंने 10 रख दिया यहाँ पे, अपॉन में काउंटिंग कितनी है, 5, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा शॉर्टकट से। कि अगर उसने ऐसे बोल दिया कि मेरे पास ये ऐसे कैपेसिटर लगे हुए हैं, कुल मिला के 5 कैपेसिटर, ये कितने कितने 10-10 माइक्रोफैरड के हैं सारे के सारे, तो टोटल कैपेसिटेंस बताओ। तो क्या करोगे, C/n कब लगेगा, जब सारे सेम वैल्यू के होंगे, सीरीज में होंगे। तो एक उठाया 10 माइक्रोफैरड का, अपॉन में काउंटिंग कितनी है, 5, डिवाइड कर दे कितना आंसर आ गया, 2 माइक्रोफैरड का आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से इस चीज़ को टैकल करना आना चाहिए कि शॉर्टकट फॉर्मूले लगाने से काफ़ी सारा काम आसान हो जाएगा। और ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार 12th में इंट्रोड्यूस होते हैं, तो ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर का। तो सीरीज में क्या सेम है, चार्ज सेम है और पोटेंशियल अलग अलग है, और ये कुछ ट्रिक्स हो गई। अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। ठीक है भी, इसके बाद सेकेंड बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करने सीखेंगे कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स देखते हैं भाई। पैरेलल कॉम्बिनेशन में 3 कैपेसिटर से सिखा दूंगा। है ना, बैटरी कनेक्ट करेंगे इस तरह से हम लोग, स्विच लगाना चाहो स्विच लगा लेना। V वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, ये हमारे पास हमारी की हो गई। ये C1 कैपेसिटेंस, ये C2 कैपेसिटेंस का है, ये C3 कैपेसिटेंस का है, सब पे चार्ज शो कर दो। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो गया, तीनों कैपेसिटर हो गए। अब देखो जरा थोड़ा ध्यान से सोचो, चार्ज यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा बैटरी से Q वैल्यू का, यही चार्ज यहाँ से चलेगा Q वैल्यू का, इस पॉइंट पे आके चार्ज के 3 टुकड़े हो जाएंगे। सपोज पहली ब्रांच में चार्ज गया Q1, दूसरी ब्रांच में चार्ज गया Q2, तीसरी ब्रांच में चार्ज गया Q3।
ये Q1 यहाँ से चलता हुआ आया, Q2 यहाँ से चलता हुआ आया, Q3 यहाँ से चलता हुआ आया, इस पॉइंट पे आके मर्ज हो गए और वापस कितना बना, वापस Q अमाउंट का चार्ज बन गया, यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, साफ साफ बात है। बात आती है फिर पोटेंशियल की। अब पोटेंशियल कैसे होगा, पोटेंशियल सब कैपेसिटर पे सेम होगा। क्यों, देखो C1 वाले कैपेसिटर की एक प्लेट देखो, ये डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, बैटरी से। इसकी दूसरी प्लेट देखो, डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, बैटरी से। रास्ते में कोई और कैपेसिटर तो नहीं आया या कोई रजिस्टर तो नहीं आया, नहीं ना। तो C1, C2 और C3 अब देख लो, इनकी प्लेट्स डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड हैं, इसलिए बैटरी के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस किन पे हो जाएगा, इन तीनों पे हो जाएगा। यानी इस पर भी V वोल्ट, इस पर भी V वोल्ट और इस पर भी V वोल्ट, तो तीनों पे पोटेंशियल बराबर होगा। तो यहाँ पे यही बात याद रखने वाली है कि अगर बात करें इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, फिर से वही बात, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो चार्ज होता है, चार्ज गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, ये सेम नहीं होता, चार्ज गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तो चार्ज तो भैया डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कैपेसिटर के अक्रॉस, ये सेम नहीं होगा सब पे। इसके अलावा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स सेम अक्रॉस ईच कैपेसिटर, ठीक है भाई। तो पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम हो गया, पुराने वाले केस का अपोजिट हो गया। तो यहाँ पे पोटेंशियल तो ब्रेक नहीं हुआ, V तो टोटल सब पे V ही है, चार्ज Q 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, यहीं से कहानी चलनी शुरू हो जाएगी। तो अब यहीं से मैं लिखूंगा देयरफॉर चार्ज कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, 3 पार्ट में, इस तरह से चार्ज के टुकड़े हो गए, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। आपको अच्छे से पता है Q इज इक्वल टू C इंटू वी होता है, लिखना शुरू करो। Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू वी प्लस C2 इंटू वी प्लस C3 इंटू वी। अब ये V पे V1 V2 V3 क्यों नहीं लिखे अब की बार, क्योंकि अब की बार पोटेंशियल सब पे सेम है, इसलिए V1 V2 V3 मत लिखिएगा, ठीक है भाई। चलो आगे चलते हैं, यहाँ से हम लोगों ने V को कॉमन उठाया, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 आ गया, V को उठा के नीचे ले आए Q अपॉन V, यहाँ पे C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। ये Q अपॉन V क्या बन गया, ये Q अपॉन V टोटल कैपेसिटेंस बन गया पैरेलल कॉम्बिनेशन का। क्यों, हमारे पास टोटल चार्ज है, ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, तो Q अपॉन V यहाँ से निकालो, Q अपॉन V C के इक्वल तो आएगा, तो डायरेक्टली क्या बन गया, टोटल कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो कैसा फॉर्मूला बना है, जैसा रजिस्टर में सीरीज में बना करता था। तो मैंने बोला ना, रजिस्टर के जो फॉर्मूले होते हैं वही फॉर्मूले यहाँ पे कैपेसिटर में है, बट अपोजिट हो गए, सीरीज वाले पैरेलल में और पैरेलल वाले सीरीज में। तो इस तरह से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, उसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज पैरेलल हम लोगों ने दोनों पढ़ लिए। अब नोट में छोटी सी बात देख लो, सिंपल सी बात क्या है कि अगर हमारे पास इस तरह से वैल्यू हो, सारे कैपेसिटर हमारे पास पैरेलल में सेम वैल्यू के हों, इस तरह से लगे हुए हैं कई सारे कैपेसिटर, ठीक, n टाइम्स, सबका कैपेसिटेंस कितना है, सेम है, पैरेलल में लगे हुए हैं, तो टोटल कैपेसिटेंस कैसे आएगा, Cp इज इक्वल टू, सारे सेम वैल्यू के हैं, तो Cp इज इक्वल टू C प्लस C कब तक, n टाइम्स, ठीक है भाई। तो Cp इज इक्वल टू, C को 2 बार जोड़ोगे 2C, 3 बार जोड़ोगे 3C, n बार जोड़ोगे तो Nc, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, Nc आ जाएगा। तो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर सेम वैल्यू के लगे हुए हैं, तो उस सिचुएशन में डायरेक्टली आप Nc लगा सकते हो। मतलब मेरे पास सपोज करो 5-5 माइक्रोफैराड के 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं ये, तो क्या करूँगा, 5 माइक्रोफैराड यहाँ पे रखूँगा, काउंटिंग यहाँ पे रखूँगा, डायरेक्ट मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो आपको ये बहुत अच्छे से चीज़ आनी चाहिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जब फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 वाला फॉर्मूला लगेगा, पैरेलल में लगाएंगे तो पैरेलल में डायरेक्टली कैपेसिटर ऐड हो जाया करते हैं, पैरेलल में कोई और नई चीज़ नहीं है। तो ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन यहाँ से पूरा हो गया, ठीक है। तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के डेरिवेशन ये थे जो आपके सिलेबस में भी मेंशन है। अच्छा जी, अब चलो आगे चलते हैं। इसके बाद बात आती है अगले टॉपिक पे हमारी, हाउ टू डिवाइड चार्ज एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। जैसे अगर 10th में अच्छे से पढ़ा हो तो वहाँ पे अपने करंट डिवाइड रूल पढ़ा था कि अगर पैरेलल में 2 मेरे पास रेजिस्टर आ जाया करते थे तो करंट कैसे डिवाइड हुआ करती थी। तो अब यहाँ पे करंट की जगह क्या चलेगा, चार्ज चलेगा। तो चार्ज और वोल्टेज को मैं कैसे डिवाइड करूँगा, उसके कॉन्सेप्ट कुछ ट्रिक्स देख लीजिए, काफ़ी यूज़ आएंगी, काफ़ी बार इसको अप्लाई करूँगा। तो सबसे पहले केस 1 में मैं चलता हूँ, हाउ टू डिवाइड चार्ज, हाउ टू डिवाइड चार्ज इन, जस्ट अ मिनट, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। भाई चार्ज को सीरीज में तो डिवाइड करना ही नहीं पड़ेगा, सीरीज में तो चार्ज सेम होता है। चार्ज डिवाइड करने की सिचुएशन कब आएगी, जब पैरेलल में कैपेसिटर लगे हुए होंगे। तो हाउ टू डिवाइड चार्ज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉन्सेप्ट देखना क्या होता है। सबसे पहले मैं कैपेसिटर बना देता हूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन में। मेरे पास 2 कैपेसिटर हैं, ये पैरेलल में लगे हुए हैं आपस में, ठीक है भाई।
इस तरह से दो कैपेसिटर हैं, इसकी कैपेसिटेंस C1 है, इसकी कैपेसिटेंस C2 है, बस मुझे इतना ही पता है। ये भी चार्ज कैपेसिटर है, ये भी, ठीक है। तो दोनों के दोनों कैपेसिटर चार्ज हैं। यहाँ से जो टोटल चार्ज आया, मुझे टोटल चार्ज पता है Q वैल्यू का। इस ब्रांच में सपोज गया Q1, इस ब्रांच में गया Q2, तो मुझे Q1 Q2 निकालना है कि क्या होते हैं। देखो चार्ज किस तरह से डिवाइड होगा, रूल्स समझना क्या है। हमें अच्छे से पता है Q इज इक्वल टू CV होता है। अब क्योंकि ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो अगर जिस भी बैटरी से कनेक्टेड होंगे, सपोज V वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड हैं, तो V वोल्ट ही इस पे होगा और V वोल्ट ही इस पे होगा। ये बात मानते हो? तो इसका मतलब V तो क्या हो गया, यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। V कांस्टेंट हो गया तो Q का रिलेशन C से कैसा हो गया, डायरेक्ट हो गया। ये रिलेशन डायरेक्ट तभी हो पाया जब आपने V को कांस्टेंट करा। अगर V कांस्टेंट नहीं होता तो आप इसे लिख नहीं सकते। अब V कांस्टेंट कैसे हुआ, समझ में आ गई ना बात। पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो दोनों पे पोटेंशियल बराबर होगा, तो V कांस्टेंट हुआ तो Q का रिलेशन C से डायरेक्ट हो गया। तो इनडायरेक्ट रिलेशन नहीं है यहाँ पे। जैसे याद करो, वहाँ पे करंट डिवाइड रूल में करंट का रेजिस्टेंस से उल्टा रिलेशन हुआ करता था। जहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ करता था वहाँ पे कम करंट जाती थी, और जहाँ पे रेजिस्टेंस कम होता था वहाँ पे ज़्यादा करंट जाती थी। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन आ गया। अगर V कांस्टेंट है तो डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी तो चार्ज भी ज़्यादा हो जाएगा, यानी चार्ज ज़्यादा होगा तो कैपेसिटेंस भी ज़्यादा हो जाएगी। तो कैसे डिवाइड करेंगे, बहुत आसान है। देखो तो Q1 कैसे लिखें, तो Q1 इज इक्वल टू, देखो Q1 किस में जा रही है, C1 में जा रही है, तो डायरेक्टली C1 ऊपर आएगा, अपॉन में दोनों कैपेसिटेंस को ऐड कर दो, C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज। ठीक है। करंट में क्या किया करते थे, जिस ब्रांच में करंट जाती थी उसके अपोजिट ब्रांच वाला रजिस्टर देखा करते थे, क्योंकि वहाँ पे अपोजिट रिलेशन था। यहाँ पे रिलेशन कैसा, डायरेक्ट है। तो ये लॉजिक है जो यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है। तो डायरेक्टली जिस पर्टिकुलर चार्ज की वैल्यू की बात कर रहे हो उसी कैपेसिटर की बात करेंगे। तो Q1 की बात कर रहा हूँ तो ऊपर C1 ही आएगा, तो Q1 के साथ ऊपर C1, नीचे दोनों का मल्टीप्लिकेशन एडिशन, और टोटल में क्या आ गया, चार्ज आ गया। अब निकालना है Q2 इसी तरह से, तो Q2 निकाल लो। तो Q2 कितना आ जाएगा, Q2 जा रहा है C2 के अंदर, तो C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू टोटल चार्ज। तो ऐसे लॉजिक से अगर सॉल्व करोगे तो आपके क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे और कभी भी इनसे कोई गलती नहीं होगी। तो ध्यान रखना, अगर दो कैपेसिटर मेरे पास पैरेलल में हैं और चार्ज डिस्ट्रीब्यूट अगर कभी करना पड़ जाए तुम्हें अलग अलग वैल्यू के, सपोज करो कि अगर ये इक्वल वैल्यू के हुए, 10 माइक्रोफैरड का ये हुआ और 10 माइक्रोफैरड का ये हुआ, तो चार्ज आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो 5 कूलम का चार्ज आया और यहाँ पे 10-10 माइक्रोफैरड के थे, इक्वल कैपेसिटेंस के थे, तो यहाँ पे 2.5 कूलम यहाँ पे हो जाएगा, 2.5 कूलम यहाँ पे हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रॉब्लम तब होती है जब ये अलग अलग कैपेसिटेंस के होते हैं। मान लो ये 9 माइक्रोफैरड का है, ये 6 माइक्रोफैरड का है, फिर तो आपको यही लॉजिक लगाना पड़ेगा। और ये बिल्कुल भी फॉर्मूले याद नहीं करने, कॉन्सेप्चुअली समझ लीजिएगा कि Q का रिलेशन C से डायरेक्ट आया है, इसलिए जिस पर्टिकुलर चार्ज को निकालोगे वही कैपेसिटेंस ऊपर रखी जाएगी। ठीक है भाई, तो ये तो हो गया चार्ज को डिवाइड करने वाला रूल। इसी तरह से पोटेंशियल को कैसे डिवाइड करते हैं उस चीज़ को समझ लो। तो केस नंबर 2 समझते हैं कि कैसे वोल्टेज डिवाइड होगा कैपेसिटर के केस में। तो हाउ टू डिवाइड वोल्टेज। अब वोल्टेज कहां डिवाइड करना पड़ेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन, क्योंकि पैरेलल में तो सेम ही होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ये भी काम आएगा काफी। तो कैपेसिटर का अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो वोल्टेज को कैसे डिवाइड कर सकते हैं उस चीज को समझ लो। सीरीज में 2 कैपेसिटर मैंने बना दिए, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है ओवरऑल V। ठीक है, दोनों के बीच में। ये C1 कैपेसिटर है, ये C2 है। इसके लिए इंडिविजुअली V1 होगा पोटेंशियल डिफरेंस, इस पे इंडिविजुअली कितना होगा, सपोज V2 होगा। ठीक है भाई, चलो टोटल पोटेंशियल है दोनों के बीच में, ओवरऑल कितना है, V पोटेंशियल है, तो मुझे दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट करना है V1 V2। अब सीरीज कॉम्बिनेशन है तो दोनों पे सेम तो होते नहीं है, अलग अलग वैल्यू के हैं। तो अब इसको कैसे डिवाइड करेंगे, फिर से वही लॉजिक उठा लो, क्या Q इज इक्वल टू CV का। सीरीज कॉम्बिनेशन है तो चार्ज तो सेम जाएगा भाई, चार्ज जो चलेगा वो C1 में जाएगा, वही C2 में जाएगा। तो Q तो यहाँ पे क्या हो गया, Q तो यहाँ पे कांस्टेंट हो गया इस केस में, क्योंकि सेम चार्ज है। तो मुझे बताओ V का रिलेशन C से कैसा आया, इनडायरेक्ट आया नहीं आया। तो यहाँ पे V का रिलेशन C से उल्टा आ गया। दैट मीन्स अगर V1 निकालना होगा तो कौन सा कैपेसिटर चेक करोगे, C2 वाला, यानी दूसरा कैपेसिटर। तो इसका मतलब जहाँ पे कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी वहाँ पे पोटेंशियल कम हो जाएगा, जहाँ पे कैपेसिटेंस कम होगी वहाँ पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा। ये रिलेशन सिर्फ तभी आ पाया है जब दूसरी बची हुई क्वांटिटी कांस्टेंट है। अगर आप कोई एक क्वांटिटी कांस्टेंट नहीं कर पा रहे तो आप ऐसे लिख नहीं सकते, ध्यान रखना ये बात। तो हमारे पास V का C से उल्टा रिलेशन हो गया, तो निकालते हैं। तो V1 फर्स्ट कैपेसिटर के प्लेट के अक्रॉस कैसे निकालूंगा, उल्टा रिलेशन है, तो C2 ऊपर आएगा, तो C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू में टोटल पोटेंशियल। ठीक है, इसी तरह से V2 निकाल लो, V2 निकालना है तो ये वाला कैपेसिटर रख दो ना, तो C1 अपॉन C1 प्लस C2 अपोजिट करना है बस। ठीक है,
तो ऊपर कौन सी कैपेसिटेंस आनी है, इसी चीज़ का लॉजिक है सारा का सारा, और इससे तुम्हारे डायरेक्ट आंसर आ जाएंगे, तुम्हें कुछ भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना पड़ेगा क्वेश्चन। तो इस तरह से हम वोल्टेज को और चार्ज को आराम से डिवाइड कर सकते हैं किसी भी सर्किटरी पे, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गए जो तुम्हें सिखाए हैं मैंने। अब इन पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 2.6। 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफैरड आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो 9 पिकोफैरड के 3 कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है भाई। तो 9 पिकोफैरड के 3 कैपेसिटर हम लोगों ने सीरीज में लगा दिए। ये भी 9 पिकोफैरड का, पिकोफैरड है तो बाद में कन्वर्ट करना मत भूल जाना। तो 9 पिकोफैरड के 3 कैपेसिटर हैं, सारे सेम हैं। सीरीज में शॉर्टकट हमें पता है कैसे निकालते हैं सेम होने पे। व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो 2.6 का अगर सॉल्यूशन स्टार्ट करें तो इसका ए का सॉल्यूशन कैसे आएगा। तो अब से सीरीज कॉम्बिनेशन का नेट कैपेसिटेंस पूछा हुआ है, तीनों कैपेसिटर सेम वैल्यू के हैं, तो शॉर्टकट क्या है, C/N। मतलब किसी एक कैपेसिटेंस की वैल्यू रखो, 9 पिकोफैरड अपॉन में काउंटिंग कितनी है, 3 है इनकी, तो 3 3 जा 9, 3 पिकोफैरड हमारे पास टोटल आंसर आ गया एकदम से, ठीक है। तो तीनों का कॉम्बिनेशन का आंसर क्या है, 3 पिकोफैरड, खत्म कहानी। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। हर एक कैपेसिटर पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा इफ़ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 120 वोल्ट सप्लाई। अब अगर इस कॉम्बिनेशन को मैं 120 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दूं, ठीक है ना, समझ रहे हो बात। इसको अगर मैंने 120 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया तो अब आपसे पूछा है कि तीनों पे कितना कितना पोटेंशियल होगा। अब देखो तीनों कैपेसिटर सेम वैल्यू के हैं तो तीनों पे इक्वल इक्वल वोल्टेज डिवाइड होने वाली है, इसमें कोई इशू ही नहीं है भाई। हमारे पास वोल्टेज डिवाइड रूल या चार्ज डिवाइड रूल सिर्फ 2 कैपेसिटर पे लगेगा, 3 पे मत लगा देना, ध्यान रखना 3 पे पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ लगा ही नहीं सकते आप उन रूल को, तो आप बेसिक चीज़ों पे उठाइए, बेसिक चीज़ें लगाइए। यहाँ पे तीनों के तीनों कैपेसिटर कैसी वैल्यू के हैं, तीनों कैपेसिटर सेम वैल्यू के हैं। सेम वैल्यू के हैं तो पोटेंशियल कैसे डिवाइड होगा, पोटेंशियल तीनों पे इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, तो यहाँ पे इसके बाद देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर सेम क्यों होगा, सेम मतलब सब पे इक्वल इक्वल वैल्यू का आएगा क्योंकि तीनों के तीनों एक जैसी वैल्यू के हैं। तीनों की कैपेसिटेंस कैसी है भाई, देखो Q इज इक्वल टू सी भी फॉर्मूला होता है, चार्ज तीनों पे सेम होना ही होना है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। कैपेसिटेंस तीनों की सेम है, तुम्हें दिख रहा है 9 पिकोफैरड है तो V भी तो सेम हो गया सब पे। तो सिंपल सी बात है, इसको 3 टुकड़ों में डिवाइड कर दो। तो इसका मतलब तीनों पे जो हमारे पास वोल्टेज आएगी V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3, वो तीनों पे बराबर होगी ना। सपोज ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, कितना होगा 120 वोल्ट के 3 टुकड़े कर दो, तो 3 4 जा 12, 40 वोल्ट आ गया एक कैपेसिटर के ऊपर। तो 40 वोल्ट यहाँ पे, 40 यहाँ पे और 40 वोल्ट यहाँ पे। तो इस तरह से चीज़ों को आराम से टैकल कर सकते हैं। 3 कैपेसिटर पे वोल्टेज डिवाइड रूल नहीं लगेगा या चार्ज डिवाइड रूल नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये 2.6 खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन, 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस, यहाँ अलग अलग कैपेसिटेंस है, 2 3 और 4 पिकोफैरड दे रखी हैं, इनको कनेक्ट कर दिया पैरेलल में। तो कनेक्ट करते हैं 2.7 वाले क्वेश्चन में। तो 2.7 सॉल्व कर रहे हैं, 3 कैपेसिटर लगाने हैं पैरेलल में। डायग्राम हमेशा बनाने की कोशिश करना क्योंकि डायग्राम बनाने से क्वेश्चन हमेशा आसान हो जाएगा। तो 3 कैपेसिटर मैंने पैरेलल में लगाए, ये 2 पिकोफैरड का है, ये 3 पिकोफैरड का है और शायद से अगला कितने का था, 2 3 और 4, तो 4 पिकोफैरड का है। पैरेलल में लगा दी हम लोगों ने, ठीक है। व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, टोटल कैपेसिटेंस पूछी है। पैरेलल में टोटल कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, पैरेलल में तो बहुत ही आसान है कैपेसिटेंस निकालनी। क्या करते हैं, डायरेक्टली तीनों को ऐड कर देते हैं कैपेसिटर में, तो यही रूल है। तो 2 पिकोफैरड, 3 पिकोफैरड प्लस 4 पिकोफैरड, तो ये पिकोफैरड में आंसर है तो पिकोफैरड में दोगे आंसर्स। तो कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, 7 और 2 9, तो हमारे पास 9 पिकोफैरड आंसर आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैपेसिटेंस आ गई पैरेलल की टोटल। क्या पूछा है, डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। अब की बार चार्ज पूछ लिया, इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई। अब अगर इस कॉम्बिनेशन को 100 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट कर दें तो इस सिचुएशन में चार्ज कितना होगा हर एक कैपेसिटर पे। तो भैया यहाँ से क्या होगा, टोटल क्यू चार्ज के 3 टुकड़े हो जाएंगे, Q1 Q2 और Q3। तो आपको Q1 Q2 Q3 तीनों की वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहाँ पे कितना इजी सी चीज़ है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में तीनों की तीनों, तो तीनों पे वोल्टेज कितना होगा, 100 वोल्ट होगा। तो ये बात लिख लो, सिंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स सेम। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम है तो इसका मतलब V1 V2 और V3 तीनों कितना होगा हमारे पास, 100 वोल्ट के हो गए। मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं इसे यूज़ में ले लूँगा। अब मुझे Q1 Q2 Q3 निकालना है। अब ये चार्ज तीनों सेम तो आने के नहीं क्योंकि कैपेसिटेंस अलग अलग है, तो क्या करोगे, अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो Q1 कैसे निकाल लोगे, चार्ज डिवाइड रूल लगा नहीं सकते, 3 कैपेसिटर है वो तो 2 पे लगता है।
तो Q1 इज इक्वल टू, सिंपल बेसिक फॉर्मूला आ जाइए, Q इज इक्वल टू CV होता है, तो Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V1। ठीक है, निकालो जरा, C1 कितना है, पहला कैपेसिटेंस 2 पिकोफैरेड का है, देख लो। वोल्टेज कितनी है, वोल्टेज है 100 वोल्ट, तो कितना आ गया 200, कितना, अब ये चार्ज निकाल रहे हो तो 200 पीको जूल, पीको की जगह क्या लिखोगे 10 की पावर -12, भाई पीको को तो कन्वर्ट करोगे ना, तो पीको 10 की पावर -12, 100 का 2 से मल्टीप्लाई करा 200 हो गया, तो सॉल्व करो कितना आ गया 2 इंटू 10 की पावर -10, कितना कूलम, इतने कूलम आ गया। Q2 निकालो, Q2 कैसा आएगा C2V2, C2 कितना है 3 पिको फैरेड, वोल्टेज कितना है, वही 100 वोल्ट है, सब पे सेम है, तो कितना हो गया 300 इंटू 10 की पावर -12, पिको को कन्वर्ट करा, सॉल्व करा, 3 इंटू 10 की पावर -10 कूलम। Q3 निकालो, Q3 कितना आएगा C3V3, तो C3 कितना है 4 पिको फैरेड इंटू 100, तो कितना होगा 400 हो गया, इंटू 10 की पावर -12, कितनी वैल्यू आई 4 इंटू 10 की पावर -10 कूलम। ठीक है, तो इस तरह से हर एक कैपेसिटर पे चार्ज निकाल पाना पॉसिबल है। अगर 3 कैपेसिटर भी हैं तब भी उसमें कोई इशू नहीं है, तब आपको निकालने ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए। तो मैंने क्या करा, क्यू निकालना था, बेसिक कॉन्सेप्ट लगा दिया, क्यू इज इक्वल टू CV होता है, कैपेसिटेंस तो भी तीनों के दे ही रखे होंगे, और पोटेंशियल अपने लॉजिक से निकाल लो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो तीनों में पोटेंशियल बराबर होगा, तो तीनों पे 100 वोल्ट मैंने लिख दिया, तो ये प्रॉपर वे में पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सब बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है कहीं ना कहीं। सबसे पहले पूछा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है इस नेटवर्क की। अब यहाँ पता कैसे लगे सीरीज पैरेलल कैसे होता है, तो चार्ज चला के देख लो, जिन जिन में से चार्ज सेम जाएगा वो कैसे होंगे, सीरीज में होंगे। तो मैंने चार्ज कहाँ से चलाओगे, बैटरी से चलाओगे, तो बैटरी से चार्ज चलना शुरू हुआ Q वैल्यू का, चलता रहा, इस पॉइंट पे आके 2 टुकड़े हो गए चार्ज के, इस वाली ब्रांच में सपोज Q1 चार्ज गया, और इस वाली ब्रांच पे कितना चार्ज गया Q2 चार्ज गया। तो Q1 चार्ज जब यहाँ से चला तो इस 6 माइक्रोफैरड में से जाएगा, इस वाले में से जाएगा, और यहाँ से जाएगा, यानी इन तीनों में से एक जैसा चार्ज गया, तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों कैपेसिटर कैसे हो गए, सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए। बात समझ में आ रही, इसी तरह से पहचानते हैं हमेशा, चार्ज चला के देखिए, डिस्ट्रीब्यूट करो चार्ज, देखो कि चार्ज अगर कैपेसिटर में सेम जाता है तो कैपेसिटर कैसे हो गए, सीरीज में, तो ये तीनों के तीनों सीरीज में हो गए, और जो भी आंसर आएगा उन तीनों का वो इसके साथ कैसा हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। तो ऐसे ही सॉल्व करना शुरू करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन को। तो सॉल्व क्या करते हैं इसको, तो यहां पे क्या करेंगे, 6 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड आर इन सीरीज। ठीक है, तीनों के तीनों ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, और सेम वैल्यू के हैं, तो सीरीज में हम लोगों को टोटल निकालना आता है। C डैश लिख लो भी फिलहाल, तो C डैश कैसे निकालोगे भाई, C/N शॉर्टकट है, एक C कितने का है, एक C 6 माइक्रोफैरड का है, और डिवाइड कितने से करोगे, 3 से करोगे, 3 कैपेसिटर हैं, तो 3 2 जा 6, तो 2 माइक्रोफैरड आ गया किसको, इन तीनों को सीरीज में पैक करने के बाद। तो हमारे पास सर्किट जो बचा वो किस तरह का बचा, इस सर्किट को हम लोग छोटा करके बना लेते हैं। तो हमारे पास एक कैपेसिटर तो ऐसे इस जगह पे लगा हुआ ही है 2 माइक्रोफैरड का, बैटरी यहाँ पे कनेक्टेड है कितने वोल्ट की, बैटरी है हमारे पास 6 वोल्ट की। ठीक है, प्लस माइनस है, यहाँ पे 2 माइक्रोफैरड, ऊपर वाले रास्ते से जब चले तो यहाँ पे भी कितना आंसर आया आपके पास, ऊपर वाले रास्ते से भी 2 माइक्रोफैरड आया। तो मेरे पास इस तरह का कुछ सर्किट बचा। अब ये 2 और 2 माइक्रोफैरड कैसे हो गए, पैरेलल में हो गए, तो क्या लिखोगे अब 2 माइक्रोफैरड एंड 2 माइक्रोफैरड आर इन पैरेलल। ठीक, तो ये दोनों पैरेलल में हो गए, देयरफॉर टोटल कैपेसिटेंस, अब फाइनल C नेट आ जाएगा, तो C नेट कितना आएगा, पैरेलल में है दोनों, पैरेलल में क्या करते हो डायरेक्टली ऐड कर देते हो, 2 + 2 कितना हो गया 4 माइक्रोफैरड। गलती से फॉर्मूले दूसरे मत लगा देना, सीरीज पैरेलल का ध्यान रखना, कैपेसिटर पढ़ रहे हो यहाँ पे फॉर्मूले रजिस्टर के उल्टे होते हैं। तो 4 माइक्रोफैरड टोटल कैपेसिटेंस आ गई, आपका एक आंसर यहाँ पे तैयार हो गया। ठीक है, तो टोटल कैपेसिटेंस निकाल ली। अब चार्ज पूछा है ईच कैपेसिटर पे, ईच मतलब जितने भी लगे हुए 4 कैपेसिटर हैं, चारों पे चार्ज पूछा है। तो इनमें से जो ये 3 कैपेसिटर हैं इस वाली ब्रांच के, यहाँ तो चार्ज सेम होगा भाई, चार्ज Q1 निकाल लो, इस पे भी चार्ज Q1 होगा, इस पे भी Q1 होगा, और इस पे भी Q2 होगा, और इस पे क्या होगा, नीचे वाले पे Q2 होगा। तो Q1 Q2 को निकालना है, अब कोई दिक्कत नहीं है, क्यों भाई यहाँ से चार्ज चला, इससे सेकंड वाले डायग्राम में देखो आसान पड़ेगा, यहाँ पे कितना गया ऊपर Q1, नीचे वाली ब्रांच पे कितना गया Q2, निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, क्यों यहाँ तो और भी काम आसान है भाई। पहली बात तो 2 कैपेसिटर बचे हैं यहाँ पे, आराम से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और दूसरी बात दोनों कैपेसिटर कैसी वैल्यू के हैं, सेम वैल्यू के हैं, तो टोटल चार्ज निकाल लो। डिस्ट्रीब्यूट तो तभी करोगे ना जब चार्ज होगा, जब टोटल चार्ज तो पता ही नहीं है अभी तक। तो Q को निकाल लेंगे, उसके बाद उसको आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि Q1 Q2 बराबर वैल्यू के आएंगे, आपको बताया था दोनों कैपेसिटर बराबर वैल्यू के हैं। अगर नहीं होते तो क्या करते, अब चार्ज डिवाइड रूल लगा देते, Q1 निकालना होता तो ये ऊपर अपॉन में दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दोनों का एडिशन इनटू में टोटल चार्ज, तो दोनों तरह से आप कर सकते हो। सबसे पहले टोटल चार्ज निकाल लो यहाँ पे, सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए टोटल चार्ज। तो पूरे सर्किट पे चार्ज कितना चला बैटरी से, तो Q इज इक्वल टू CV,
सब कुछ टोटल रखेंगे, टोटल चार्ज निकालना तो टोटल कैपेसिटेंस कितनी आई थी, 4 माइक्रोफैराड की आई थी। ठीक है, माइक्रो वगैरह सब ध्यान रखना है। वोल्टेज कितने वोल्ट की है सेटअप पे, 6 वोल्ट की हमारे पास बैटरी लगी हुई है, तो 6 वोल्ट हमारे पास वोल्टेज है। तो Q इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 4 जा 24 माइक्रो कूलम। ठीक है, माइक्रो लगा रहेगा तो 24 माइक्रो कूलम टोटल चार्ज आ गया हमारे पास। इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। नेटवर्क कैसा डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हमारे पास, एक बार दोबारा बना लेते हैं। यहाँ पे 6 वोल्ट का है, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे ऊपर वालों का इक्विवेलेंट निकाल लिया था, ये भी 2 माइक्रोफैराड का टोटल बना था, नीचे भी 2 माइक्रोफैराड है। चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाया था तो यहाँ से Q चार्ज चला था, ऊपर वाली ब्रांच में मैंने Q1 दिखाया हुआ है, नीचे वाली ब्रांच में मैंने Q2 दिखाया हुआ है। तो Q1 Q2 क्या आएंगे, सिंस कैपेसिटेंस इन बोथ ब्रांचेज आर सेम। ठीक है, तो दोनों में कैपेसिटेंस सेम वैल्यू की है, देयरफॉर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा Q1 Q2 वो क्या हो जाएगा, टोटल का आधा कर दो, मतलब कि 24 माइक्रोकूलम है तो उसका आधा कर दो, कितना कितना बचेगा, 12 माइक्रोकूलम आ जाएगा। तो इसका मतलब नाउ फाइनली आंसर कैसे लिखोगे, तो हमारे पास जो चार्ज था 6 माइक्रोफैराड वाले कैपेसिटर पे वो कितना हो जाएगा, वो Q1 के बराबर हो जाएगा। क्यों, देखो 6 माइक्रोफैराड वाले कैपेसिटर जहाँ लगे हुए थे वहाँ पे कितना चार्ज एंटर करा था, Q1। तो Q1 6 माइक्रोफैराड के तीनों पे, तीनों के तीनों 6 माइक्रोफैराड के ही है ना, तो तीनों पे चार्ज कितना हो जाएगा हमारे पास, तो तीनों पे चार्ज 12 माइक्रोकूलम का जाएगा। और जो मेरे पास वो नीचे लगा हुआ था 2 माइक्रोफैराड का अपने ओरिजिनल कैपेसिटर में, सर्किट की बात तो ओरिजिनल वाले की ही करनी है भाई, ओरिजिनल सर्किट तो यही था, ये तो अपने मॉडिफाई कराए हैं। तो 2 माइक्रोफैराड में कितना जाएगा, Q2 जाएगा, और Q2 भी कितना आया है, 12 माइक्रोकूलम का आया है। ये हमारे फाइनल आंसर हुए। इस तरह से आप लोग चार्ज कैलकुलेट करोगे। भाई चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने का सिंपल सा तरीका ये है, टोटल चार्ज निकाल लो और उसके बाद अगर चार्ज डिवाइड रूल लगता है वो लगा लो, नहीं तो अगर इक्वल कैपेसिटेंस है तो आधा आधा कर लो, खत्म कहानी। ठीक है भाई, चलो अब अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, 2009 में आया हुआ है। अब ऐसा सर्किट है, सीरीज पैरेलल में सबसे आसान काम है, चार्ज चला के देखो जिसमें चार्ज सेम जाएगा वो सीरीज में है। चार्ज पूछा है हर एक कैपेसिटर पे। अब बात ध्यान रखना, हर एक कैपेसिटर पे चार्ज तब निकलता है जब टोटल चार्ज पता हो, और टोटल चार्ज तब निकलेगा जब आपके पास टोटल कैपेसिटेंस होगा, क्योंकि Q इक्वल टू C भी लगाओगे, वहाँ पे C कौन सा चाहिए होगा, टोटल चाहिए होगा। तो यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले फर्स्ट पार्ट की जगह आपको सेकंड पार्ट सॉल्व करना पड़ेगा, बिना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो पहले टोटल कैपेसिटेंस निकालते हैं, उसके लिए सीरीज पैरेलल ढूंढने पड़ेंगे, तो ढूंढते हैं। चार्ज बैटरी से चलेगा हमेशा, तो यहाँ से Q अमाउंट का चार्ज चला, इस जंक्शन पे आके 2 टुकड़े हो गए। सपोज इस वाली ब्रांच में चार्ज गया इधर की तरफ Q1 और इस वाली ब्रांच में गया Q2। अब ट्रेस करो पाथ, Q1 वाला चार्ज चलना स्टार्ट करा, वो इसमें जाएगा, वही चार्ज ऐसे जाएगा, यहाँ से घूम के इसमें जाएगा। यानी ये दोनों कैपेसिटर जो 6 और 6 के कई बार बच्चों को पैरेलल में दिखाई देते हैं, ये कायदे में कैसे हैं, सीरीज में हैं, क्योंकि एक ही तो चार्ज चल के जाएगा दोनों के अंदर। तो ये जो हमारे पास आए हैं 6 और 6 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर, तो भैया ये कैपेसिटर हमारे पास कैसे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल में नहीं है। ठीक है भाई, और इस वाली ब्रांच में तो हमारे पास सिंगल कैपेसिटर है, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो फिलहाल हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 और 6 माइक्रोफैराड कैसे सीरीज में है, और जो आएगा वो इसके साथ कैसा हो जाएगा, पैरेलल में, क्योंकि यहाँ तो चार्ज Q1 जा रहा है, वहाँ चार्ज Q2 जा रहा है। जब 2 ब्रांचेस में डिफरेंट चार्ज जाते हैं तो ब्रांचेस पैरेलल में कहलाती हैं। तो 6 और 6 माइक्रोफैराड यानी C1 C2 वालों को सॉल्व करता हूँ, सीरीज में है, इस चीज़ को लिख लेते हैं हम लोग। तो सेकेंड पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ मैं पहले। तो C1 एंड C2 आर इन सीरीज, दोनों 6 माइक्रोफैराड के हैं। देयरफॉर सीरीज में टोटल कैपेसिटेंस कैसे निकलता है, टोटल कैपेसिटेंस शॉर्टकट से C/N से निकलता है अगर सेम वैल्यू के होते हैं तो 6 माइक्रोफैराड के हैं, तो 6 अपॉन काउंटिंग कितनी है उनकी, 2 है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 2 3 जा, तो 3 माइक्रोफैराड आ जाएगी वैल्यू, 3 माइक्रोफैराड। तो 3 माइक्रोफैराड किसका आया, इन दोनों को सॉल्व किया तो 3 माइक्रोफैराड आया। ठीक है भाई, अच्छा इस सर्किट को एक बार फिर से रीडिज़ाइन कर लेते हैं। तो हमारे पास बीच में एक बैटरी लगी हुई है 12 वोल्ट की। ठीक है भाई, इस साइड से हम लोग चलते हैं, तो इस साइड से सॉल्व करने के बाद हमारे पास कितना आता है, 3 माइक्रोफैराड आता है। जहाँ पे चार्ज कितना दिखाया हुआ है तुमने, Q1 चार्ज दिखाया हुआ है। ठीक, यहाँ से चार्ज Q चला था। अब जब दूसरी साइड से सॉल्व करते हैं तो दूसरी साइड पे तो हमारे पास एक ही कैपेसिटर लगा हुआ है, कितनी वैल्यू का, 6 माइक्रोफैराड का। यहाँ पे चार्ज कितना दिखाया हुआ है, दूसरी साइड पे Q2 दिखाया हुआ है। तो उसी सर्किट को हल्का सा रफली रीड्रॉ कर लिया, तो Q2 यहाँ पे है, Q1 यहाँ पे है, ये सॉल्व करके 3 माइक्रोफैराड आया, ये सॉल्व करके कितना आया, 6 आया। तो ये 6 ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये दोनों, ये वाला और ये वाला आपस में कैसे हो जाएंगे, पैरेलल। कैसे पता लगा, दोनों में अलग अलग चार्ज जा रहा है। तो क्या लिखोगे, नाउ सीरीज पैरेलल छांटने आनी चाहिए। अगर कैपेसिटेंस गलत निकल गया ना तो सारा
आंसर जितने भी होंगे आगे के सब गलत आएंगे, चार्ज भी गलत आएगा, पोटेंशियल भी, सब कुछ रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए कैपेसिटेंस सही निकलना चाहिए। एक वैल्यू गलत हुई तो वो पार्ट भी खराब, बाकी के सारे खराब, किसी का आंसर सही नहीं आएगा फिर। तो क्या हो जाएगा, 3 माइक्रोफैरड वाला जो बचा है ये पैरेलल हो जाएगा इस 6 माइक्रोफैरड वाले के साथ। और पैरेलल में तो मज़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेट कैपेसिटेंस कैसे निकाल सकते हो पैरेलल में, दोनों को डायरेक्टली ऐड कर लो। तो कितना हो गया हमारे पास, 9 माइक्रोफैरड हो गया। 6 और 3 कितने हो गए, 9 माइक्रोफैरड आ गया। ठीक है, चलो ये 9 माइक्रोफैरड हमारे पास टोटल कैपेसिटेंस बना दिया हम लोगों ने यहाँ पे। तो टोटल कैपेसिटेंस पूछा भी था तो हमारे पास एक आंसर भी आ गया। अब क्या पूछा है, फर्स्ट पार्ट में चार्ज पूछा था हर एक कैपेसिटर पे, हर एक मतलब 3 कैपेसिटर हैं C1 C2 C3, तीनों पे चार्ज निकालना है। इन C1 C2 पे तो सेम चार्ज आएगा क्योंकि सेम चार्ज जा रहा है इनमें, इस पे कुछ और चार्ज आएगा। तो मतलब Q1 Q2 अगर निकाल लो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। Q1 Q2 कब निकालोगे, जब Q पता होगा। तो सबसे पहले क्या है, Q निकालो, टोटल चार्ज है कितना, तभी तो डिस्ट्रीब्यूट करोगे। जब चार्ज ही नहीं है तुम्हारे पास, डिस्ट्रीब्यूट कहाँ से करोगे। तो टोटल चार्ज निकालते हैं सबसे पहले, तभी वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा। तो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू CV, सब कुछ टोटल। तो C टोटल कितना आया था ओवरऑल, 9 माइक्रोफैरड, माइक्रो जरूर लिख लेना, इनटू वोल्टेज कितनी है, 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। लेट्स मी चेक, हाँ 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है यहाँ पे, तो 12 वोल्ट की बैटरी है। तो Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 9 जा कितना होता है 108 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो 108 माइक्रोकूलम आ गया। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होना है, ध्यान रखना पैरेलल कॉम्बिनेशन है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है और दोनों कैपेसिटर अलग अलग वैल्यू के हैं। तो अब आपको चार्ज डिवाइड रूल ही लगाना पड़ेगा। तो देयरफॉर Q1, भाई Q1 किस केस में से जा रहा था, ये Q1 C1 में से जा रहा था, यही Q1 C2 में से जा रहा था। तो Q1 Q2 निकालते स्टोरी खत्म हो जाएगी। चार्ज डिवाइड कैसे करते हैं, चार्ज का C से डायरेक्ट कनेक्शन है क्योंकि V कांस्टेंट है दोनों पे, समझा चुका हूँ। तो चार्ज Q1 निकालना है तो ये वाला कैपेसिटेंस ऊपर आएगा। ठीक है भाई, जिस पर्टिकुलर चीज़ में चार्ज निकालना है वो कैपेसिटर ऊपर आएगा, अपॉन में दोनों का एडिशन होगा, कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया था। तो 3 माइक्रोफैरड ऊपर आएगा, अपॉन में 3 + 6, इस सर्किट की बात कर रहे हैं, इसी को यूज़ कर रहा हूँ। इनटू में टोटल चार्ज कितना है 108 माइक्रोकूलम का। सॉल्व करो, 3/3 + 6 9, तो 3/9 मतलब 1/3, 1/3 को उससे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, तो 36 माइक्रोकूलम Q1 आ गया। इसी तरह से Q2 निकाल लो। तो Q2 तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, 108 में से माइनस कर दो। तो 108 में से 36 को माइनस कर दो, कितना बचेगा तुम्हारे पास, 72 वैल्यू बचेगी आई थिंक। 72 माइक्रोकूलम हमारे पास दूसरे वाला चार्ज आ गया। तो Q1 भी आ गया, Q2 भी आ गया। तो कैसे आंसर कैसे करोगे, देयरफॉर जो हमारे पास चार्ज होगा C1 पे वही चार्ज होगा हमारे पास C2 पे, और वो किसके इक्वल होगा, Q1 के इक्वल होगा। मतलब कितना होगा, 36 माइक्रोकूलम होगा। तो एक आंसर तो ये करोगे। और फिर चार्ज किस पे, चार्ज C3 वाले पे किसके इक्वल है, डायग्राम में देख लेना, Q2 के इक्वल है। कितना है, 72 माइक्रोकूलम है। ठीक है भाई, तो सिंपल सी बात है ना, चार्ज Q2 वाला ज़्यादा आया है। क्यों ज़्यादा आया है, क्योंकि Q2 वाली जगह पे बड़ा हमारे पास कैपेसिटर था, बड़ी बाल्टी थी, बाल्टी बड़ी है तो चार्ज भी क्या हो जाएगा ज़्यादा, बट कब, प्रोवाइडेड दैट पोटेंशियल कांस्टेंट हो। तो देखो अभी तक सिर्फ 2 पार्ट हुए हैं हमारे, चार्ज निकाल लिया हर एक कैपेसिटर पे, हमने टोटल कैपेसिटेंस निकाल लिया, एनर्जी स्टोर्ड निकालनी है इस कंप्लीट नेटवर्क पे। तो पूरे नेटवर्क की एनर्जी स्टोर्ड निकाल लो, 3 फॉर्मूले होते हैं एनर्जी स्टोर्ड निकालने के, तो जैसे चाहे वो लगा लो, सब कुछ पता है अब तो तुम्हें। तो हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड के क्या फॉर्मूले होते हैं, हाफ QV, हाफ CV² और हाफ Q²/C, जो चाहे वो लगा लो, सब कुछ पता है, रखोगे टोटल वैल्यू तो इसी को लगा लो। तो U इज इक्वल टू हाफ Q। टोटल चार्ज कितना आया था, तो 108 माइक्रोकूलम। ये माइक्रो हमेशा याद रखना। वोल्टेज कितने वोल्ट की है, देखो 12 वोल्ट की हमारे पास बैटरी है यहाँ पे, तो 12 वोल्ट की बैटरी हो गई। तो हमारे पास डिवाइड करेंगे तो 2 6 12 आ गया। तो U इज इक्वल टू, हाँ जी, 108 के 6 से मल्टीप्लाई कर लो तो 108 × 6 माइक्रो जूल। ठीक है भाई, माइक्रो में तो चल ही रहा है वैल्यू। तो U इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 6 48 और 6 1 6 648 माइक्रो जूल हमारे पास इस पूरे सर्किट के अंदर स्टोर्ड एनर्जी आ जाएगी। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको बड़े आराम से निकाल लिया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग तो क्या निकालेंगे, इंडिविजुअल कैपेसिटर पे चार्ज निकाल सकते हैं। चार्ज निकालना बहुत आसान होता है, हमेशा यही करना है कि टोटल चार्ज पहले निकाल लो, उसके बाद उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो सीरीज पैरेलल के अकॉर्डिंग। अगर वहाँ पे चार्ज डिवाइड रूल लग पा रहा है उसे लगा दो, नहीं तो बिना उसके कर दो, जैसे भी आप सुटेबल समझो उस तरह से सर्किट को सॉल्व कर सकते हो। और फिर इस तरह से हमने एनर्जी भी निकाल ली। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन 2011 में आया हुआ है, नेट कैपेसिटेंस ऑफ 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर। अब आइडेंटिकल कैपेसिटर से मतलब क्या है, सबकी कैपेसिटेंस C वैल्यू की है। ठीक है, एक जैसी कैपेसिटेंस है। वो 3 कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए थे, तो उनका टोटल कितना आ रहा था, 1 माइक्रोफैरड आ रहा था। दैट मीन्स मेरे पास ऐसा कुछ सेटअप है कि मेरे पास 3 कैपेसिटर हैं सीरीज में लगे हुए हैं, आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं।
ये भी सी वैल्यू का है, ये भी सी वैल्यू का है, ये भी सी वैल्यू का है। इस सर्किट का जो टोटल सॉल्व करके आता है, जो सिंगल कैपेसिटर निकल के आता है, जिसको आप सीरीज़ का टोटल कैपेसिटेंस बोलोगे, वो कितना है, वो 1 माइक्रोफैरड का है, ऐसा उसने बोला हुआ है। ठीक है भाई। अच्छा, अब क्या पूछा है, व्हाट विल बी देयर नेट कैपेसिटेंस इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर इन्हीं तीनों को उठा के पैरेलल में लगा दूं, यानी कि अब इस सिचुएशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, इन्हीं तीनों कैपेसिटर को अगर पैरेलल में इंट्रोड्यूस करा दिया जाए, इस तरह से हमने इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, एक ही सिंगल सिंगल पॉइंट से पहली प्लेट कनेक्ट हो गई, यहाँ से सेकंड प्लेट कनेक्ट हो गई, तो ये पैरेलल में हम लोगों ने कनेक्ट कर दिए। वोल्टेज सोर्स होगा, ठीक है, जो भी, तो उस सिचुएशन में हमारे पास नेट कैपेसिटेंस अब कितना आएगा। अब नेट कैपेसिटेंस पैरेलल का तब निकाल पाओगे ना जब इन तीनों कैपेसिटेंस की वैल्यू पता होगी। तो क्या करो, इस वाले लॉजिक को सॉल्व करके इस हर एक कैपेसिटर की वैल्यू निकाल लो, सी की वैल्यू निकाल लो, और उसके बाद आप इस आराम से भी सॉल्व कर पाओगे। भाई यहाँ पे इसे सॉल्व करना तो बड़ा आसान है ना। भाई टोटल पैरेलल का नेट कितना आएगा, तीनों सेम वैल्यू के हैं, सी प्लस सी प्लस सी, तो कितना आएगा, 3 टाइम्स ऑफ सी आएगा। तो आराम से बस सी की वैल्यू रख देना, तो 3 इंटू जो भी है वो वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे कितना है, तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, टोटल कितना है, 1 माइक्रोफैरड का है, तीनों सेम टू सेम है। सीरीज में अगर सारे सेम होते हैं तो शॉर्टकट क्या है, सी एस इज इक्वल टू सी बाई एन। भाई अगर तीनों कैपेसिटर सेम वैल्यू के हैं तो कोई एक कैपेसिटेंस अपॉन में काउंटिंग, ये तो शॉर्टकट होता है। तो सी एस टोटल कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरड की है, इंडिविजुअल मुझे पता नहीं, काउंटिंग 3 है, इनकी 3 कैपेसिटर हैं, तो हर एक कैपेसिटर कितने कितने माइक्रोफैरड का हो गया, 3 माइक्रोफैरड के हो गए। तो इसका मतलब ये 3 माइक्रोफैरड के 3 कैपेसिटर थे, जिनको सीरीज में जोड़ने के बाद 1 माइक्रोफैरड आंसर आया था। तो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस कितनी पता लग गई, 3 माइक्रोफैरड। तो इतना पहले तो सॉल्व कर लिया सारा का सारा। अब इस वाले केस पे इनको कनेक्ट कर दिया पैरेलल में। तो ये कितने कितने माइक्रोफैरड के हैं, 3 माइक्रोफैरड के हैं, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, फॉर्मूला लगाया, सी की जगह रखा 3 माइक्रोफैरड, कितनी वैल्यू आई, 9 माइक्रोफैरड। तो इसका मतलब अगर इन्हीं सेटअप को मैं पैरेलल में कनेक्ट कर दूंगा तो टोटल कैपेसिटेंस कितनी आ जाएगी, 9 माइक्रोफैरड आ जाएगी। ठीक है, इतना पार्ट सॉल्व हो गया। क्या पूछा है, ऑल्सो फाइंड द रेशो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द 2 कॉन्फ़िगरेशंस। अब आपको दोनों में एनर्जी स्टोर्ड का रेशो निकालना है। सीरीज कॉम्बिनेशन में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, क्योंकि पहले इसका जिक्र हुआ था, अपॉन पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितनी स्टोर्ड है। इफ दे आर बोथ कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, मतलब कि अगर इस सेटअप को भी मैंने वी वोल्ट से कनेक्ट करा है, ठीक, और इस सेटअप को भी मैंने किससे कनेक्ट करा है, सपोज इस सेटअप को भी मैंने वी वोल्ट से कनेक्ट करा है, तो उस सिचुएशन में आपको बताना है कि दोनों सिस्टम में कितनी कितनी एनर्जी स्टोर होगी। तो ये बड़ा आसान सा है, निकाल लेंगे। तो उसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में एनर्जी स्टोर्ड अपॉन पैरेलल कॉम्बिनेशन में एनर्जी स्टोर्ड। अब दोनों को सेम वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया है, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है, तो मैं एनर्जी का वो फॉर्मूला यूज़ करूंगा जहाँ पे वी का स्क्वायर आता हो, क्योंकि चीज़ें कट जाएंगी, है ना। तो क्या यूज़ करोगे, हाफ सी वी स्क्वायर, और यहाँ पर भी क्या यूज़ करोगे, हाफ सी वी स्क्वायर, जहाँ पे सी क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन का टोटल कैपेसिटेंस, ये क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन का टोटल कैपेसिटेंस। वी दोनों पे क्या है, सेम है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला है एक ही वोल्टेज सोर्स से दोनों कॉम्बिनेशन को कनेक्ट किया गया है, सीरीज में भी वही बैटरी थी, पैरेलल में भी वही बैटरी है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास आया। इसको थोड़ा सा आगे की तरफ हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जब आगे सॉल्व करेंगे तो यू एस अपॉन यू पी इज इक्वल टू कितना बचेगा, सिर्फ सी एस अपॉन सी पी बचेगा। अब जरा मुझे बताओ सी एस कितना है, टोटल कैपेसिटेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में कितनी है हमारे पास। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल कैपेसिटेंस जो हमारे पास थी, देखो सीरीज का टोटल सॉल्व किया हुआ था 1 माइक्रोफैरड का, पैरेलल का कितना था, 9 माइक्रोफैरड था। तो सीरीज का 1 माइक्रोफैरड है, पैरेलल का 9 माइक्रोफैरड है। तो कितना रेशो बना, रेशो बना 1:9 का। तो ये हमारे पास यूएस रेशो यूपी का फाइनल आंसर हो गया। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो एनर्जी स्टोर होगी वो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो बड़े आराम से। ठीक है भाई, चलो अभी अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स X एंड Y हैव द सेम एरिया ऑफ प्लेट। 2 कैपेसिटर है मेरे पास X और Y, इनका प्लेट एरिया कैसा है, सेम है, एंड सेम सेपरेशन बिटवीन देम, उनके बीच में प्लेट का गैप भी कैसा है, इक्वल है। X हैज़ एयर बिटवीन द प्लेट्स, X वाले कैपेसिटर में प्लेट के बीच में एयर भरी हुई है, ठीक है। वाइल Y कंटेन्स अ डाइलेक्ट्रिक ऑफ, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक भर रखा है सारी प्लेट के बीच में, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 4 है, ऐसा उसने बोला हुआ है। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर इफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 4 माइक्रोफैरड। यानी दोनों सीरीज में साफ साफ नजर आ रहा है, तो इनका टोटल कैपेसिटेंस अगर 4 माइक्रोफैरड का है तो इंडिविजुअली निकालना है कितना कितना होगा। देखो कैसे करोगे, तो इनको पहले अलग अलग सॉल्व करके निकाल लो, सी एक्स अलग निकाल लो, सी वाई अलग निकाल लो। तो सी एक्स का फॉर्मूला क्या लिखोगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एयर है और तो कुछ आएगा नहीं। सी वाई क्या लिखोगे, एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी। ए और डी सेम क्यों लिए, क्योंकि उसने बोला है सेम प्लेट एरिया है और सेम प्लेट सेपरेशन है, कुछ गड़बड़ करवाता तो उसको आप चेंज कर लेते, उसी अकॉर्डिंग में क्वेश्चन पढ़ लेना।
के 4 है तो कितना आ जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और इसे थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो सी वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, ये सारा पोर्शन हमारा सी एक्स के इक्वल है, तो ये 4 टाइम्स ऑफ सी एक्स आ गया ओवरऑल। ठीक है भाई, तो ये एक रिलेशन आया दोनों के बीच में। अब हमें क्या बोला है, टोटल कैपेसिटेंस इस कॉम्बिनेशन की 4 माइक्रोफैराड है, तो सी एक्स सी वाई को अलग अलग करना है। तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल कैसे निकालते हैं, तो दोनों कैपेसिटर की मल्टीप्लाई किया करते हैं, अपॉन में दोनों का एडिशन करते हैं। भाई अलग अलग वैल्यू के कैपेसिटर सीरीज में होते हैं तो ऐसे तो करते हैं। तो टोटल कितना है 4 माइक्रोफैराड का, सी एक्स तो सी एक्स है ही, सी वाई कितना आया था हमारे पास, सी वाई की वैल्यू हमारे पास 4 टाइम्स ऑफ सी एक्स आई थी। ठीक है, अच्छा सी एक्स है ही, सी वाई की जगह 4 टाइम्स ऑफ सी एक्स आया था। 4 माइक्रोफैराड चलाते रहो। ऊपर कितना है, ऊपर आ गया 4 सी एक्स इंटू सी एक्स, 2 बार आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है। नीचे कितना आ गया 5 सी एक्स आ गया, 4 सी एक्स प्लस सी एक्स 5 सी एक्स। अब हुआ क्या, इस वाले सी एक्स से एक सी एक्स कट गया, तो हमारे पास सी एक्स कितना आ गया, तो इस 4 से ये 4 भी कट गया, सी एक्स आ गया 5 माइक्रोफैराड का। कितना आ गया 5 माइक्रोफैराड का एक्स वाले का कैपेसिटर आ गया। तो अगर 5 ये आ गया, देयरफॉर सी वाई कितना आ जाएगा, ये 4 टाइम्स ऑफ सी एक्स था, तो 4 इंटू 5 कितना हो गया 20 माइक्रोफैराड का ये कैपेसिटेंस आ गया। ठीक है, इस तरह का ट्रिकी सा आसान सा क्वेश्चन हो गया, हमने सॉल्व कर लिया। और क्या पूछा है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की प्लेट्स के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना है। 12 वोल्ट है टोटल, डिस्ट्रीब्यूट करना है, वोल्टेज डिवाइड रूल लगा लो, चाहे किसी और तरीके से कर लो, जो भी आपको आसान लगे। तो मैं यहाँ पे अपने तरीके से करता हूँ। मेरे पास एक्स और वाई वाले 2 कैपेसिटर हैं, ये सी एक्स में निकाल चुका हूँ कितना है, ये सी एक्स मेरा 5 माइक्रोफैराड आया था। ये सी वाई में निकाल चुका हूँ कितना आया था, ये 20 माइक्रोफैराड आया था। इस पूरे सेटअप पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, पूरे सेटअप पे 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। लेट मी चेक 12 है कितना है, हाँ 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो मुझे डिवाइड करना है दोनों पे। सपोज इस पे V1 है ना, Vx मान लो, चाहे Vx मान लो, उस पर कितना है Vy है। तो Vx कैसे निकल के आएगा, कैपेसिटर में वोल्टेज कैसे डिवाइड करते हो, उल्टा रिलेशन है, Q इज इक्वल टू सी वी है, Q तो दोनों पे सेम था, तो C और V का उल्टा रिलेशन हो गया था। तो क्या करोगे, Vx अगर निकालना है तो सी वाई ऊपर आएगा अपॉन में सी एक्स प्लस सी वाई। ठीक है, दोनों को जोड़ दिया, इनटू में टोटल वोल्टेज। सी वाई कितना है 20 माइक्रोफैराड, सी एक्स प्लस सी वाई 5 प्लस 20, टोटल वोल्टेज कितनी है 12 वोल्ट की। तो ये 20 अपॉन 25 हो गया, तो 5 से काट लो, 5 से 4 बार कटेगा, 5 से 5 बार कटेगा, इनटू में 12 हो गया। कितना हुआ 12 4 जा 48, 48 बाय 5 सॉल्व करो, वोल्टेज 0.2 में आएगी। 5 9 जा 45, 5 6 जा 30, तो 9.6 वोल्ट आ गया। कौन सा 9.6 Vx आ गया। जब Vx 9.6 आ गया तो Vy कितना आएगा, Vy तो निकाल लोगे ना, तो Vy की जो वैल्यू निकालोगे तो Vy कितना आएगा, टोटल 12 वोल्ट था, 12 में से इसको माइनस कर लेना, तो जो भी वैल्यू आएगी वो Vy की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस भी आराम से डिवाइड कर दिया इस पूरे सेटअप के ऊपर, जो कितना आसान सा है। ऊपर 20 रखा, नीचे 25, 12 वोल्ट है टोटल, तो 20 अपॉन 25, तो 4 अपॉन 5 हो गया ये, इंटू 12, 12 4 जा 48, 48 अपॉन 5 कितना आएगा, तो भाई 48 अपॉन 5, 5 9 जा 45, बचा 3 हमारे पास, 5 6 जा 39.6, और फिर माइनस करके V2 भी निकाल लिया या Vy भी निकाल लिया। फिर क्या पूछा है, व्हाट इज द रेशो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एक्स एंड वाई। इन दोनों में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड होगी उसका रेशो निकालना है। अब उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएं, भाई यहाँ पे तो हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है, दोनों कैपेसिटर एक ही सर्किट में लगे हुए हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं, तो ऐसा फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए जहाँ पे चार्ज का स्क्वायर आता हो, क्योंकि चार्ज जितना इस पे होगा उतना ही इस पे होगा, कट जाएंगे, मुझे निकालना भी नहीं पड़ेगा। तो अब मैं यही करने वाला हूँ, मुझे ux x पे एनर्जी स्टोर्ड अपॉन y पे एनर्जी स्टोर्ड निकालनी है। आई विल प्रेफर दैट फॉर्मूला इन विच q स्क्वायर इज देयर, तो 1 अपॉन q स्क्वायर अपॉन c, ये फॉर्मूला बेस्ट है मेरे लिए, 1 अपॉन q स्क्वायर अपॉन c। तो c पे cx आ जाएगा, इस पे cy आ जाएगा, q पे कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, साइड में लिख देना, सिंस चार्ज रिमेन्स सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन, चार्ज रिमेन्स सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है भाई, तो सीरीज में चार्ज सेम होता है, तो ux अपॉन uy इज इक्वल टू, हाँ जी, अब यहाँ से जब सॉल्व करोगे सी वाई ऊपर पहुँच जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, सी वाई अपॉन सी एक्स, बाकी सब चीज़ें तो कट चुकी होंगी। सी वाई कितना था याद करो, सी वाई हमारे पास 20 माइक्रोफैराड का था, ये कितना था, ये 5 माइक्रोफैराड का था, तो कितना रेशो आ गया 4:1, 5 4 20 होता है ना, तो उसका मतलब यू एक्स रेशो यू वाई कितना आ गया हमारे पास 4:1। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व किए जा सकते हैं आराम से। ठीक है भाई, तो कैपेसिटर का ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने टैकल कर लिया। चलो भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए थिन मेटल शीट इज प्लेस्ड इन द मिडल ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मेटल की एक पतली सी शीट एक कैपेसिटर के बीच में रख दी, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस, तो क्या फर्क पड़ेगा।
ये देखो पहले कैपेसिटर मान लिया ऐसे था हमारे पास, ये मेटालिक प्लेट रही होंगी, यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सपोज चार्ज नहीं है, हम चार्ज नहीं मानते, ज़रूरी नहीं है कि भाई चार्ज होगा, कैपेसिटेंस पे फर्क पूछा है तो ज़रूरी नहीं है कि इन प्लेट को चार्ज कर रखा होगा। खैर, इसके बीच में बीचों बीच में मैंने क्या कर दिया, एक मेटल की प्लेट रख दी इस तरह से। ये क्या है, दिस इज़ अवर मेटल प्लेट, ठीक, मेटल की एक बारीक सी प्लेट रख दी, बहुत थिन प्लेट है ये। तो हुआ क्या, मिडिल में रखी है तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, आधी आधी हो गई ना, तो d/2 ये हो गया और d/2 ये हो गया। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। प्लेट एरिया तो चेंज करा नहीं, डिस्टेंस गिरा दी आपने, आधी कर दी, तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, सिंस डिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट बिकम्स हाफ, डिस्टेंस दोनों पार्ट की आधी आधी हो गई, देयरफॉर कैपेसिटेंस become डबल ऑफ ईच पार्ट, ठीक है। हर एक पार्ट का कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। मतलब अगर पूरे सर्किट का C था तो इसका कितना हो जाएगा 2C, इसका भी कितना हो जाएगा 2C। तो मतलब हुआ क्या, जैसे ही मेटल की प्लेट रख दी तो ये दो कैपेसिटर बन गए, इस तरह के दो कैपेसिटर बन गए जिनकी कैपेसिटी कितनी है 2C है, जहाँ पे C कितनी थी टोटल पहले वाली थी। तो ये दो 2C के दो कैपेसिटर बन गए, कैसे, एक के बाद एक रखे हुए हैं, सीरीज में रखे हुए हैं। तो फाइनली जो न्यू कैपेसिटेंस आएगा C न्यू, कैसे निकालोगे, 2C के दो कैपेसिटर हैं सीरीज में, तो 2C इंटू 2C अपॉन 2C प्लस 2C, तो ऊपर क्या हो जाएगा 2 टू द 4 4C स्क्वायर अपॉन में 2 टू द 4 4C, तो कितना हो जाएगा ओवरऑल, C के इक्वल आया। दैट मीन्स मेटल की प्लेट रख देने से ओवरऑल कैपेसिटेंस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा, इंडिविजुअली दो पार्ट में टूट गए, भाई ये हमारे पास डबल कैपेसिटेंस हो गई, ये डबल कैपेसिटेंस हो गई, बट जब इन दोनों को वापस सॉल्व किया गया, फाइनल पूरे सेटअप का जो नेट कैपेसिटेंस है वो कितना आया, C आया। तो क्या लिखोगे, देयरफॉर ओवरऑल कैपेसिटेंस does not change, overall capacitance does not change कब, on placing metal plate, ठीक है। थिन मेटल प्लेट रखने पे कैपेसिटेंस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा यहाँ पे। तो इस तरह से इस चीज़ को टैकल करते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर बेस्ड एक और क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल यही है। यहाँ पे क्या पूछा है, फिगर शोज अ शीट ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। एल्यूमिनियम की एक फॉइल रख रखी है कैपेसिटर के प्लेट के बीच में, पूछा है इसकी कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर फॉइल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो। पहले वाले केस में जो मेटल प्लेट रखी थी ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही थी, तो यहाँ पर फर्स्ट वाला जो केस है वो फर्स्ट वाला केस आप एक्सप्लेन करोगे प्रीवियस जैसे अपने आप से, एक्सप्लेन सेम एज प्रीवियस, ठीक है भाई, बिल्कुल वही लॉजिक है, सेम टू सेम, वही हाफ का डिस्टेंस दिखाओगे डायग्राम बना के और फाइनली 2C के दो कैपेसिटर बन जाएंगे, टोटल वैल्यू सेम हो जाएगी। सेकंड वाला पार्ट, द फॉइल इज कनेक्टेड टू द अपर प्लेट, अगर इस फॉइल को ऊपर पॉइंट से कनेक्ट कर दें, यानी मैंने एक मेटल का तार लगा के इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे इसे ज्वाइन कर दिया, तो अब ये जो मेटल की प्लेट थी इसका कनेक्शन किससे हो गया, ऊपर वाली प्लेट से हो गया। तो मतलब ऊपर वाली प्लेट पे जो भी चार्ज था वो चल के सारा इस पे आ जाएगा। तो मतलब इसका मतलब यहाँ पे जो कैपेसिटर बना, ये कैपेसिटर सिर्फ ये वाला बच गया, ये दोनों, इन दोनों प्लेट्स के बीच में, मैं इसको बना देता हूँ, ये दोनों, भाई इसका जो सारा चार्ज था वो तो सारा का सारा चार्ज कहाँ ट्रांसफर हो गया, अगली वाली प्लेट पे आ गया, तो वो तो सारा चार्ज हमारे पास ट्रांसफर होकर इस वाली प्लेट पे आ गया। तो मतलब सपोज ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो गया सब पे, है ना, और ये कैसा हो गया, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हो गया। और डिस्टेंस कितनी थी तुमने निकाली थी पहले से, कितनी, d/2 थी। तो बस ये कैपेसिटर बचा मेरे पास, इतना। क्यों, यहाँ पे तो थोड़ी ना चार्ज रहा होगा, सारा चार्ज इस मेटल वायर से चल के यहाँ पे आ गया, तो सिर्फ इतना सा कैपेसिटर मेरे पास बचा। तो इसका मतलब, तो सेकेंड वाले पार्ट में क्या करेंगे, ऑन कनेक्टिंग metal sheet to upper plate, new capacitance will be 2C, डबल हो जाएगी ना, बस इतना सा कैपेसिटर बचा, जिसकी प्लेट डिस्टेंस कैसी है, हाफ है, तो कितना हो जाएगा, आपके पास टोटल कैपेसिटेंस डबल हो जाएगी जैसे ही आप इसको अपर प्लेट से कनेक्ट कर देते हो। तो सारा चार्ज यहाँ पे आ गया, तो इस जगह पे ये तो वैकेंट बचा, इसका तो कुछ हुआ ही नहीं होगा, तो अब यहाँ पे बस ये कैपेसिटर बचा, ये कैपेसिटर की तरह काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह से बात बनने वाली है, ठीक है। क्योंकि जब ये न्यूट्रल था तो सोचो न्यूट्रल वाले केस में तो क्या हुआ होगा, इसको थोड़ा और अच्छे से समझा दूँ तुम्हें एक बात, कि जब ये मेटल प्लेट न्यूट्रल थी हमारे पास, तो सपोज इस पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज था, इस पे क्या था नेगेटिव चार्ज था, तो मेटल प्लेट का जो हिस्सा उस साइड पे था तो वहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव आ गया होगा,
और यहाँ पे क्या आ गया होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया होगा। तो बन गए ना, देखो ये दो इंटरनली दो कैपेसिटर, एक ई वाला बन गया था, एक ई वाला बन गया था, तो इसलिए ये 2C के दो कैपेसिटर थे, सॉल्व करा वापस सी ही आया। बट अब की बार आपने क्या करा, ये जो मेटल प्लेट थी इसको जोड़ दिया ऊपर वाले से, तो जैसे ही जोड़ दिया उसका सारा पॉजिटिव चार्ज इस वाली मेटल प्लेट पे आ गया। तो बस एक ही कैपेसिटर अब की बार बन पाया जिसकी प्लेट डिस्टेंस कितनी है, d/2 है, तो कैपेसिटेंस कितना आएगा पहले का, डबल हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन लॉजिकली सॉल्व हुआ है, ठीक है, बोर्ड में पूछा गया है ये क्वेश्चन। इसके बाद ये भैया होमवर्क से क्वेश्चन है, ये अपने आप से अटेम्प्ट करोगे, बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, तो ये क्वेश्चन आपको एक तो अटेम्प्ट करना है, ये इसके अलावा एक ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे, यहाँ पे 1 माइक्रोफैराड का जो कैपेसिटर है उसके ऊपर चार्ज निकालना है। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन आएगा, मुझे सॉल्व करके बता देना कौन सा ऑप्शन तुम्हारा आ रहा हो। इसके बाद देखिए ये सॉल्व करोगे, यहाँ पे रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है, उसे सिर्फ सॉल्व करना है, 3 माइक्रोफैराड आंसर आना चाहिए, ठीक है भाई, इसको सॉल्व कर लेना। इसके बाद ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, यहाँ पे चार्ज निकालना होगा आपको अलग अलग कैपेसिटर के ऊपर, तो जो पूछा है इसमें इसको सॉल्व करोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ये जितने भी हैं। और तो इस तरह से जाके कैपेसिटर के जो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन थे वो मैंने आप लोगों को करा दिए। अगली वीडियो में कुछ स्पेशल वाले क्वेश्चन आएंगे जो इस बार बोर्ड एग्जाम में भी 2020 में कुछ क्वेश्चन आए थे, बिल्कुल ही अलग टाइप की प्लेट दी हुई होती है वहाँ पे, तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, या फिर व्हीटस्टोन ब्रिज की एक स्पेशल कंडीशन आएगी कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चन होते हैं तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे वो करा दूंगा। और जो इनफाइनाइट लैडर वाले क्वेश्चन हैं, सिमेट्री वाले क्वेश्चन हैं, वो कैपेसिटर में सॉल्व नहीं करेंगे, उनको हम रजिस्टर में सॉल्व करेंगे। तो कैपेसिटर में ज़्यादा टाइम और खर्च नहीं करना, क्योंकि वैसे क्वेश्चन आपके कैपेसिटर में पूछे नहीं जाते हैं सीबीएसई में। तो सीबीएसई में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने नहीं, वो सारे आपको करा दिए मैंने। अगली वीडियोज़ में बाकी के बच्चे कुछ भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है भाई।